प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ कवि बिहारी के ऊपर एक मॉडल प्रश्न और उसका उत्तर। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर हमने काफ़ी चर्चाएं कर चुके हैं हम, और आपकी रीतिकालीन काव्य संग्रह जो पाठ्यपुस्तक है उसमें 8 कवियों के पद यानी उनकी कविताएं संकलित हैं, जिनमें प्रथम 2 कवि केशवदास और दूसरे कवि बिहारी, इनके पदों की हम व्याख्या कर चुके हैं। इनका भाव विस्तार पर हम और इनकी विषय वस्तु पर हम काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। पिछले हाल ही की 4-5 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आपके दूसरे अध्याय बिहारी को पढ़ा। बिहारी के 45 दोहे आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, जिसकी विषय वस्तु पर हमने विस्तार से चर्चा की, उन दोहों की व्याख्या की। और अब मैं आज लेकर के आया हूँ बिहारी के ऊपर एक मॉडल प्रश्न और उसका एक मॉडल उत्तर। जो आपकी मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न आता है उसी आधार पर मैंने इसको बनाया है। इस प्रश्न के उत्तर में मैंने उदाहरण के रूप में दोहों की संख्या काफ़ी अधिक ली है, यानी इस पूरे प्रश्न में लगभग 55 से लेकर 60 तक दोहे उदाहरण के रूप में लिए हैं। आपको परीक्षा में इसके आधे लगभग 30 दोहों का आपको उदाहरण रूप में दे सकते हैं। 30 नहीं तो भी आपको जितने याद रहें लगभग 15-20 तो आपको देने ही देने हैं यदि अच्छे से अच्छे अंक लाने। यदि 30 दोहों का उदाहरण आपने दे दिया हर बिंदु में प्रमाण रूप में, तो आपके अच्छे से अच्छे अंक आएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्न आपके आता है बिहारी के ऊपर कि बिहारी सतसई की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए, या बिहारी सतसई की काव्यगत विशेषताओं का सोदाहरण वर्णन कीजिए। तो आपको उदाहरण जरूर देना पड़ेगा। एक तो प्रश्न ये आता है। दूसरा प्रश्न, जो काव्यगत जो विशेषताएं हैं वो 2 बिंदुओं पर निर्भर करती है, भाव पक्ष और कला पक्ष पर। एक अनुभूति पक्ष जो भाव पक्ष है, एक अभिव्यक्ति पक्ष जिसे व्यक्त करने की जो कला है वो कला पक्ष है। और एक तीसरा प्रश्न ये बनता है कि बिहारी सतसई भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी है। तो इनसे संबंधित भी यही प्रश्न है, यानी आप जो अच्छे अच्छे दोहे और जो आपको सरल रूप में याद हो सकते हैं 20 से 25 तक दोहे आप इनके याद कर लें, और हर तरह के प्रश्न जो आते हैं उनके उत्तर में आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिहारी सतसई के भाव पक्ष और कला पक्ष पर हम समीक्षा करेंगे, या फिर बिहारी सतसई की काव्यगत विशेषताओं पर हम आज बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, भाव पक्ष और कला पक्ष पर मैंने अभी बताया, एक अनुभूति पक्ष एक अभिव्यक्ति पक्ष है, और काव्यगत विशेषताओं का तात्पर्य यही है कि भाव पक्ष और कला पक्ष पर आपको विस्तार से वर्णन करना है। कविवर बिहारी रीतिकाल की जो 3 काव्यधाराएं हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त, तो बिहारी जो है रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रमुख प्रतिनिधि कवि हैं। इनके जन्म काल के संबंध में विद्वान एक मत नहीं है, फिर भी ये निर्विवाद सत्य है कि इनका जन्म संवत 1620 विक्रमी संवत में गोविंदपुर गांव में हुआ था, और इनकी मृत्यु संवत 1721 में हुई ऐसा माना जाता है। और ये जो एक दोहा मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें इनके जन्म स्थान, बचपन तथा यौवन का परिचय हमें प्राप्त होता है। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेलवाल, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेलवाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। यानी इनका जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था, बुंदेलखंड के इलाके से ये जुड़े हुए हैं। और तरुणाई आई सुखद, जब यौवनावस्था का सुखद समय जब आता है, जब इनका विवाह हो जाता है। मथुरा बसी ससुराल, यानी इनका ससुराल जो है मथुरा में है, और वहाँ ये मथुरा में काफ़ी समय तक अपने ससुराल में रहे हैं। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। बिहारी चौबे ब्राह्मण थे। विवाह के बाद ये मथुरा में
चले गए थे, यानी यहाँ आकर के बस गए। अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर सबसे पहले ये मुगल बादशाह शाहजहाँ की कृपा पात्र बने थे। उसके बाद आमेर नरेश राजा जयसिंह के साथ ये जयपुर चले गए, और एक की वदंती के अनुसार राजा जयसिंह जो है वो अपनी नवोडा रानी के प्रेम पास में उलझे हुए थे, उस पर मोहित हो गए थे और राजकार्य से विमुख हो गए थे। तो बिहारी जी ने राजा जयसिंह जी को एक अन्योक्ति के माध्यम से अपना कर्तव्य बोध कराया और अपने काव्यगत विशेषताओं के औदात्य का परिचय दिया। और ये दोहा काफ़ी चर्चित हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। यानी एक भ्रमर और एक कली के माध्यम से, इस अन्योक्तिक के माध्यम से राजा जयसिंह को प्रबोधित किया गया, और राजा जयसिंह इस दोहे को सुन करके वो नवोडा रानी के प्रेम पास से मुक्त होकर के वो राजकार्य की ओर उन्मुख हुए और अपने कर्तव्य बोध से वो प्रजा की फिर सेवा करने लगे। नहीं पराग, भ्रमर को समझाया जा रहा है कि तुम जिस कली पे अभी मंडरा रहे हो, और यहाँ कली कहने का तात्पर्य नवोडा रानी है, और भ्रमर यहाँ पर राजा जयसिंह को संबोधित हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अभी इसका पूर्व उसमें मधुर शहद भी नहीं है, पराग भी इसमें नहीं है। नहीं विकास यही काल, और इस समय इसका पूरी तरह से ये विकास भी नहीं हुआ है, ये एक अभी कली रूप में है, अभी पुष्पी रूप में खिला भी नहीं है। अली कलिसो बंध्यो, अर्थात हे भ्रमर तू अभी से ही इस कली पर इस तरह से बंध गया है इसके प्रेम पास में, आगे कौन हवाल, जब ये खिल करके पुष्प रूप में परिवर्तित होगी जब ये कली, तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तो इसे सुनकर के राजा जयसिंह को अपना कर्तव्य बोध हुआ और वो प्रजा के हित की ओर ध्यान देने लगे। रीतिकालीन कवियों में बिहारी का स्थान अग्रणी है। बिहारी एक प्रमुख रीतिसिद्ध कवि हैं, और इनकी एकमात्र एक ही कृति है जो इनकी अक्षिकृति का स्रोत है, बिहारी सतसई, जिसमें कुल 719 दोहे संकलित हैं। और इनमें जो प्रधान जो रस हैं वो श्रृंगार रस हैं, यानी श्रृंगार रस से संबंधित दोहे अधिक हैं, जिसके संयोग और वियोग दोनों पक्षों पर इन्होंने लिखा है। तथापि इसके साथ साथ ही भक्ति, नीति और वैराग्य, ध्यान दें, भक्ति, नीति और वैराग्य, और इस बिहारी सतसई को श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी कहा जाता है। ये वैराग्य जो है ये भक्ति में सम्मिलित हो जाता है, और सामाजिक आचरण से संबंधित जो बातें कही गई वो नीति में सम्मिलित हो जाती है। तो श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी, यानी 3 वेणियों की एक पवित्र नदी, एक संगम यहाँ है, 3 नदियों का आकर के संगम होता है, श्रृंगार, भक्ति और नीति। आदि से संबंधित दोहे पर्याप्त मात्रा में इनकी सतसई, बिहारी सतसई में है। इन्हीं विशेषताओं के कारण मुक्त प्रिय मुक्तक काव्य के प्रिय या हर विषय पर लिखने में स्वच्छंद कवि बिहारी ने दोहे के काव्य सामर्थ्य को ऐसा सफल सिद्ध किया कि लोक में उनके काव्य के लिए एक उक्ति बहुत ही चर्चित हो गई, और वो है सतसैया के दोहरे, यानी सतसई के जो दोहे हैं वो जो नावक के तीर, जिस प्रकार नाव का एक तीर है उस तीर की भांति इनका निषादा एक अचूक है। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, ये दोहे देखने में बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन इनमें बहुत गहरा गंभीर भाव, कल्पना की समाहार शक्ति इसमें भरी हुई है। इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है, और आपके जो रीतिकालीन काव्य हैं वो सारा का सारा काव्य ब्रज भाषा में रचा हुआ है। आपके 8 कवि संकलित हैं पाठ्यक्रम में, इस पाठ्य पुस्तक में, उसमें 8 ही कवियों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। नारी सौंदर्य चित्रण में बिहारी अप्रतिम हैं। विरह के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों में बिहारी की तुलना शायद ही कोई कवि कर सके हैं। सतसई ही इनकी कीर्ति का अटल स्तंभ है। सतसई का शुभारंभ अपनी आराध्या राधा रानी की स्तुति से किया गया है। मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की जाय परे श्याम हरित दूती हुई। ये दोहा मंगलाचरण के रूप में बिहारी सतसई का पहला दोहा है, जिसमें राधा रानी की स्तुति से इस सतसई का आरंभ हुआ, तथा इस सतसई का जो समापन वो कृष्ण की स्तुति से हुआ। राधा के इष्ट कृष्ण और बिहारी के इष्ट भी कृष्ण हैं। कृष्ण भगवान की स्तुति से, स्तुति गान से इस सतसई का अंतिम दोहा लिखा गया। बिहारी भावों के पीयूष वर्षी मेघ हैं,
यानी अमृत जल की वर्षा करने वाले हैं। काव्य कला के अद्भुत जादूगर भी हैं। ये एक पंक्ति चर्चित हैं, बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी है। यानी हर तरह का रस की छींटे एक तरह से इस बिहारी सतसई में पड़ते हैं, जिधर से इसको तोड़ा जाए उधर से ये मीठी लगेगी। तो बहुत ही विख्यात चर्चित कृति है बिहारी सतसई। और रीतिकाल में जो 3 काव्य धाराएं हैं उनमें रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। और रीतिसिद्ध के एकमात्र जो कवि बिहारी और दूसरे द्विज देव कवि भी माने जाते हैं। तो बिहारी इस काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। और जो काव्य रीतियों की जब बात है, रीतिबद्ध कवियों ने लक्षण ग्रंथ आदि लिखे और लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, वो एक परिपाटी पर चले। और रीति मुक्त कवि इस परिपाटी से बिल्कुल मुक्त रहे, जैसे कि गणानंद रीति मुक्त कवि हैं। गणानंद, बोधा, ठाकुर, आलम, ये चारों रीति मुक्त कवि। और बिहारी ये जो रीति सिद्ध यानी काव्य रीतियाँ, छंद, रस, अलंकार, ये जितनी भी काव्य रीतियाँ हैं इनके काव्य में सिद्ध होते चली गई, यानी स्वतः ही इनका प्रयोग होता गया। तो न केवल भाव पक्ष बल्कि कला पक्ष भी सबल हैं। अन्य रीतिकालीन कवियों के काव्यों पर हम दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ कला पक्ष संवर गया है और भाव पक्ष निर्बल हो गया है। लेकिन ये बात बिहारी जी की सतसई पर लागू नहीं होती, क्योंकि इनका भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही मजबूत है, दोनों ही सशक्त है। अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष, जिसे भाव पक्ष और कला पक्ष कहा जाता है। और ये प्रश्न आपके आता है कि बिहारी सतसई के भाव पक्ष और कला पक्ष पर प्रकाश डालिए या बिहारी सतसई की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। तो आपको इसी प्रश्न का आपको ये उत्तर, मॉडल उत्तर जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यही आपको देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बिहारी सतसई का जो भाव पक्ष और कला पक्ष है उसके ऊपर हम दृष्टिपात करते हैं। अनुभूति तथा अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के 2 पक्ष माने गए हैं। अभी अभी मैंने चर्चा की है भाव पक्ष और कला पक्ष। श्रेष्ठ काव्य में इन दोनों का मणि कंचन संयोग, यानी मणि और कंचन, सोने में जिस तरह से मोती पिरोए जाते हैं उसी तरह से एक सशक्त संयोग होना अपेक्षित है। किसी एक पक्ष की उपेक्षा कर देना काव्यकृति के सौंदर्य बोध को वो कुंठित कर देता है। रीतिकाल में कला पक्ष को संवारा गया है प्राय सभी कवियों के द्वारा, जिससे भाव पक्ष भाव पक्ष की असीमित उपेक्षा हुई है, यानी भाव पक्ष निर्बल हुआ और कला पक्ष सज गया, संवर गया। किंतु जब हम बिहारी का मूल्यांकन करते हैं तो लगता है इनके काव्य में दोनों पक्षों का माणि कंचन संयोग जैसा देखने को मिलता है। यानी इनके काव्य में जो माणि कंचन संयोग है वैसा रीतिकाल के किसी अन्य कवि के काव्य में देखने को हमें नहीं मिलता। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहारी के काव्य का जो भाव पक्ष है। भाव पक्ष का तात्पर्य किस विषय वस्तु का उन्होंने चित्रण किया, प्रकृति चित्रण इसमें सम्मिलित होता है। जिन जिन विषयों पर लेखनी चलाई उन्होंने, जैसे श्रृंगार रस पर, संयोग और वियोग दोनों पक्षों पर, प्रकृति चित्रण, ज्योतिष ज्ञान, नैतिक नीति के ऊपर उन्होंने दोहे लिखे हैं, सामाजिक मान मर्यादा पर, आडंबरों पर दोहे लिखे हैं। तो जो लेखक की, जो कवि की जो विषय वस्तु होती है उसी विषय वस्तु को भाव पक्ष कहा जाता है। उन्होंने जो अनुभव किए हैं और अपनी कल्पना शक्ति और समाहार शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से काव्य में उतारा है, तो उन समग्र विषय वस्तु को ही भाव पक्ष कहा जाता है। और कला पक्ष का तात्पर्य कि कवि ने इस अनुभूति पक्ष को अभिव्यक्त करने के लिए कौन कौन से माध्यम चुने, जैसे भाषा शैली, साथ ही अलंकारों का प्रयोग, छंदों का प्रयोग, जैसे जो दोहा छंद बिहारी जी का प्रिय छंद हैं। इसी तरह से शब्द शक्तियाँ, काव्य रीतियाँ, काव्य गुण यानी प्रसाद, माधुर्य, ओज का प्रयोग, काव्य रीतियाँ वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली रीति का प्रयोग, छंदों का, और एक तरह से अलंकार, जो बहुत सारे अलंकार होते हैं, यमक, श्लेष, जैसे शब्दालंकार हैं, पुनरुक्ति, प्रकाश, ये वक्रोक्ति, और आपके अर्थालंकार जो है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, उदाहरण, भ्रांतिमान, संदेह अलंकार। इस तरह से कौन से कितने अलंकार, या यानी कहने का तात्पर्य अलंकार का प्रयोग जो किया जाता है, छंदों का प्रयोग, शब्द शक्तियों का प्रयोग, काव्य गुण, काव्य रीतियों का प्रयोग, ये काव्य के बाह्य पक्ष यानी कला पक्ष से संबंधित हैं। तो अब मैंने भाव पक्ष और कला पक्ष को दोनों को अच्छी तरह से समझा दिया आपको कि दोनों में किन किन विषय वस्तु का आपको चित्रण करना है, किस किस के ऊपर आपको
लिखना है। भाव पक्ष पर अब हम चलते हैं कि रीतिकालीन कवि होने के कारण बिहारी ने श्रृंगार वर्णन को अपना मुख्य विषय बनाया है, लेकिन कवि ने जीवन के अन्य विषयों की उपेक्षा भी नहीं की है। सच तो यह है कि बिहारी ने अपनी इस सच्चाई में श्रृंगार के साथ साथ ही जीवन की जो कटु सत्य हैं, जैसे भक्ति, नीति, दर्शन, ज्योतिष, समाज आदि पर भी अनेक सुंदर सुंदर दोहों की रचना की है। बिहारी जैसा बहुज्ञ कवि भला जीवन के अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा कैसे कर सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करेंगे और अगली जो ऑनलाइन कक्षा आपकी आरंभ होगी वो कवि बिहारी के इस मॉडल जो उत्तर हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहला बिंदु आपका श्रृंगार रस का वर्णन, और श्रृंगार रस में भी सबसे पहले संयोग श्रृंगार और उसके बाद में वियोग श्रृंगार, इन दोनों पर हम विस्तार से बात करेंगे। आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।